हेलो दोस्तों, आज का हमारा टॉपिक है बोर्ड एग्जाम 2025 के लिए क्लास 12 समाज शास्त्र का मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर 6 और 8 अंक वाले। तो आज की वीडियो में हम 6 अंक वाले प्रश्न और 8 अंक वाले प्रश्नोत्तर को पढ़ेंगे जो हमारे बोर्ड एग्जाम में लगातार पूछे जाते हैं। तो यह क्वेश्चन जो हमारा है ये बोर्ड एग्जाम 2025 के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। तो आज का वीडियो आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट वीडियो है, तो वीडियो को स्किप ना कीजिए। आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। देखिए प्रश्न हमारा क्या है, लघु उत्तरीय प्रश्न। लघु उत्तरीय प्रश्न कितने अंक का होता है? 6 अंक का हर एक प्रश्न आपका आता है। तो देखिए पहला प्रश्न हमारा क्या है, देखिए 21 नंबर प्रश्न क्या कह रहा है कि साक्षात्कार के गुणों का वर्णन कीजिए। साक्षात्कार के गुणों का वर्णन कीजिए। यह क्वेश्चन 6 नंबर का है। अगर आपने इसका सही उत्तर दिया तो आपको 6 नंबर मिलेंगे। तो देखिए इसका उत्तर किस प्रकार से होगा, यहाँ पे देखिए सामान्य अर्थ में साक्षात्कार से तात्पर्य एक व्यक्ति द्वारा अन्य व्यक्ति से वार्तालाप के द्वारा उसकी योग्यता, ज्ञान आदि की जानकारी प्राप्त करना साक्षात्कार होता है। यानी आप जैसे कि कोई किसी व्यक्ति से आप मिलते हैं, उनसे बातचीत करते हैं, उनसे बातचीत करने के दौरान या बातचीत करने के द्वारा आप उनकी मतलब कि इनकी योग्यता क्या है, इनके पास कितना ज्ञान है, इनका चाल चलन कैसा है, ये जान लेते हैं। तो ये आप साक्षात्कार होता है। इसके निम्नलिखित गुण हैं। देखिए क्या है साक्षात्कार के गुण। नंबर 1 क्या है, इस पद्धति का सबसे बड़ा महत्व इसकी मनोवैज्ञानिक उपयोगिता है। व्यक्ति के विचार, भावनाएं आदि की जानकारी इस विधि से किया जा सकता है। यानी आप इस विधि से उसकी भावना, विचार आदि को जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। दूसरा देखिए क्या है, इस विधि द्वारा व्यक्ति के गोपनीय एवं आंतरिक बातों की जानकारी की जा सकती है। और देखिए क्या है, अगला पॉइंट क्या है, यह लचीली विधि है जिसमें आवश्यकता अनुसार परिवर्तन किया जा सकता है। देखिए अगला क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर 22 क्या कह रहा है कि सामाजिक आंदोलन के कारणों की विवेचना कीजिए। यह क्वेश्चन भी 6 नंबर का है। तो देखिए सामाजिक आंदोलन के कारण, देखिए इसका परिभाषा क्या है, विभिन्न समाजशास्त्रियों ने सामाजिक आंदोलन के विभिन्न कारकों का उल्लेख किया है, जिसमें से कुछ महत्वपूर्ण कारक हैं। देखिए कौन कौन से कारक हैं। आंदोलन का प्रारंभ शिक्षित वर्ग द्वारा किया जाता है। आंदोलन की गति उन्हीं स्थानों पर तीव्र होती है जिन स्थानों पर शिक्षित समाज अधिक होता है। जो आंदोलन का प्रारंभ होता है शिक्षित वर्ग द्वारा किया जाता है शुरुआत, और इसका जो गति होती है आंदोलन की, उन्हीं शिक्षित स्थानों से इसकी गति तीव्र होती है। और यह जिन स्थानों पर शिक्षित समाज होता है उन्हीं स्थानों पर यह अधिक होता है। अगला देखिए क्या है, सामाजिक वर्गों में असंतोष भी सामाजिक आंदोलन का कारण होता है। और अगला है, जब किसी समाज में आर्थिक या सामाजिक असंतुलन पैदा होता है तब आंदोलन की पृष्ठभूमि बनती है। अब देखिए इस प्रकार से अगला क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर 23, नातेदारी की परिभाषा लिखिए या परिभाषित कीजिए। इसकी प्रमुख श्रेणियों का वर्णन कीजिए। इस प्रकार से आपको 6 नंबर मिलेगा। 2 नंबर मिलेगा आपको नातेदारी की परिभाषा पर, और 4 नंबर आपको मिलेगा इसकी प्रमुख श्रेणियों का वर्णन करने पर। तो देखिए नातेदारी क्या होता है। देखिए नातेदारी का शाब्दिक अर्थ संबंध होता है। रेड क्लिफ ब्राउन के अनुसार नातेदारी सामाजिक उद्देश्यों के लिए स्वीकृत वंश संबंध है जो कि सामाजिक संबंधों, परंपरात्मक संबंधों का आधार है। आगे देखिए अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 24, दिव्यांगों की प्रमुख समस्याओं का वर्णन कीजिए। यह भी 6 नंबर का है। तो देखिए दिव्यांगता मस्तिष्क या शरीर की ऐसी दशा या स्थिति है जो व्यक्ति के कार्य क्षमता को प्रभावित करती है। दिव्यांग व्यक्तियों को जीवन के सभी क्षेत्रों में अक्षमता, कलंक और भेदभाव का सामना करना पड़ता है जो उनके शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य को प्रभावित करता है। ये होता है दिव्यांगों की प्रमुख समस्या। जो दिव्यांगता मस्तिष्क होता है यानी थोड़ा कम बुद्धि वाला, तो उनके शरीर की ऐसी दशा स्थिति होती है कि जो व्यक्ति जो कोई कार्य करता है तो उसमें उसी को अक्षमता मिलती है या सफलता मिलती है, कलंक लग जाते हैं, भेदभाव लोग करते हैं उनसे, उनके शारीरिक और मानसिक स्थिति खराब हो जाती है। अब देखिए आगे, आगे देखिए समावेशी शिक्षा को बढ़ावा देने के
विद्याई प्रयासों के बावजूद शैक्षिक संस्थाओं में बाधाएं बनी हुई हैं। अगला है भेदभाव, दुर्गम कार्यस्थल और आवास की कमी अक्सर उनके रोजगार के अवसरों को सीमित कर देती है। आगे दिव्यांगता के अतिरिक्त वित्तीय तनाव भी रहता है। वित्तीय यानी आर्थिक विपत्ति जो रहती है। अब देखिए अगला क्या है, 25 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है कि भारत में किसानों की आत्महत्या के कारणों का वर्णन कीजिए। यानी भारत में किसान आत्महत्या क्यों कर रहे हैं, ये भी क्वेश्चन 6 नंबर का है। तो उत्तर देखिए, उत्तर क्या है। भारत एक कृषि प्रधान देश है जहां 70% से अधिक आबादी प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से कृषि कार्यरत है, यानी कृषि में कार्य करते हैं। और किसानों की आत्महत्या एक बड़ी चिंता का विषय है। 1997 से 2005 के बीच हर 32 मिनट में एक किसान ने आत्महत्या की है। हर 32 मिनट में एक किसान ने आत्महत्या की है, यानी आधे घंटे में एक किसान मर रहा था तब। किसानों के आत्महत्या के प्रमुख कारणों में प्राकृतिक आपदाएं, जैसे कि बाढ़ आ जाए, उनकी फसल खराब हो जाए, बढ़ती कृषि लागत, अधिक महंगाई, निरक्षरता, परंपरा और संस्कृति किसानों को आत्महत्या करने के लिए मजबूर करती है। तो इस प्रकार से इसका आंसर हो जाएगा। अब आगे देखिए अगला क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर 26 क्या कह रहा है कि भारत में उदारीकरण के परिणामों का उल्लेख कीजिए। यह क्वेश्चन भी 6 नंबर का है। तो उत्तर देखिए, भारत में उदारीकरण की प्रक्रिया का आरंभ वर्ष 1991 से माना जाता है। उदारीकरण आर्थिक सुधार की दिशा में उठाया गया एक प्रमुख कदम था। उदारीकरण के बाद उद्योगों की स्थिति सुधरी है, औद्योगिक उत्पादन में विविधता आई है। भारतीय औद्योगिक क्षेत्र को विदेशों से उच्च तकनीकी प्राप्त होने के कारण अंतरराष्ट्रीय स्तर पर प्रतिस्पर्धा वृद्धि हुई है। सबसे ज्यादा सकारात्मक प्रभाव सेवा क्षेत्र में दिखाई देता है। आगे देखिए, परंतु उदारीकरण ने भारतीय अर्थव्यवस्था के समक्ष कुछ चुनौतियां भी उत्पन्न की हैं, जैसे कि अर्थव्यवस्था में कृषि क्षेत्र का हिस्सा घट रहा है। छोटे उद्योग बहुराष्ट्रीय कंपनियों का सामना करने में विफल हो रहे हैं आदि। अब देखिए हमारा आ गया दीर्घ उत्तरीय प्रश्न। तो देखिए दीर्घ उत्तरीय प्रश्न जो हमारा होता है बोर्ड एग्जाम में 8 नंबर का पूछता है। तो देखिए क्या कह रहा है, 27 नंबर क्वेश्चन, हरित क्रांति से आप क्या समझते हैं, इसके सामाजिक परिणामों की विवेचना कीजिए। तो देखिए उत्तर, देखिए भारत में हरित क्रांति उस अवधि को संदर्भित करती है जब भारतीय किसान अधिक उपज देने वाले बीज के किस्मों, ट्रैक्टर, सिंचाई सुविधाओं, कीटनाशकों और उर्वरकों के उपयोग जैसे आधुनिक तरीके एवं प्रौद्योगिकी को अपनाने के कारण एक औद्योगिक प्रणाली में परिवर्तित हो गई थी। अब देखिए हरित क्रांति के सामाजिक परिणाम। तो देखिए क्या है, पॉइंट नंबर 1, हरित क्रांति की वजह से भारत के ग्रामीण समाज में व्यापक स्तर पर बदलाव आया। अब ग्रामीण समाज बाजारों उन्मुख एवं गतिशील हो गया है। आगे देखिए, किसानों की आय बढ़ने से उनके सामाजिक एवं शैक्षिक स्तर का विकास हुआ है। सामाजिक यानी समाज में उनको मान सम्मान मिला है, शैक्षिक मतलब उनकी जानकारी बढ़ी हुई है। पैसा आएगा तो बच्चों को शिक्षा पढ़ाएंगे वो लोग, तो शिक्षित होगा समाज। इसी प्रकार से आगे देखिए क्या है, इसकी वजह से ग्रामीण क्षेत्रों के लोगों में स्वकेंद्रण की भावना का विकास हुआ है, जिससे पारंपरिक संयुक्ति परिवारों के स्थान पर एकल परिवार की व्यवस्था प्रचलन हो गई है या प्रचलन में आई है। आगे देखिए, हरित क्रांति के कारण ग्रामीण सामाजिक तना बाना में बदलाव आया है। पारंपरिक रूप से चली आ रही प्रथाओं जैसे कि जजमानी प्रथा, वस्तु विनिमय आदि समाप्त हो गया है। आगे देखिए, हरित क्रांति के विषय में यह कहना अनुचित नहीं होगा कि यह छोटे और सीमांत किसानों की तुलना में बड़े किसानों के लिए अधिक लाभप्रद है। यानी जो किसान छोटे हैं उनसे, उनके पास छोटे जमीन है, और जो बड़े किसान हैं उनके पास अधिक जमीन है तो उन्हें अधिक लाभ हो रहा है। इसका परिणाम यह हुआ कि धनी और निर्धन किसानों के बीच असमानता बढ़ती गई है। अब आगे देखिए, अगर आपको हरित क्रांति वाला क्वेश्चन नहीं आता तो आपको अथवा करके एक क्वेश्चन और दिया है। देखिए, जाति को परिभाषित कीजिए तथा इसकी प्रमुख
विशेषताओं का वर्णन कीजिए। तो दोनों में से जो प्रमुख था हमने उसको बता दिया है। अब आप अगर वो क्वेश्चन नहीं याद कर सकते तो आप इसका उत्तर याद कर लीजिए, ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। आगे देखिए 28 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है कि लोकतंत्र को परिभाषित कीजिए, लोकतंत्र में दबाव समूहों की भूमिका का वर्णन कीजिए। यह क्वेश्चन भी 8 नंबर का है। तो देखिए उत्तर, लोकतंत्र सरकार का एक राजनीतिक रूप है जिसमें शासन शक्ति लोगों से सर्वसम्मति, प्रत्यक्ष जनमत संग्रह द्वारा या लोगों के निर्वाचन प्रतिनिधियों द्वारा प्राप्त की जाती है। जो लोकतंत्र सरकार होता है, ये परिभाषा हो गया। अब देखिए लोकतंत्र द्वारा निम्नलिखित रूप से परिभाषित किया गया है विद्वानों द्वारा। तो देखिए विद्वानों द्वारा लोकतंत्र की परिभाषा किस प्रकार से दी गई है, ब्रायसी द्वारा। देखिए क्या है, प्रजातंत्र सरकार वह रूप है जिसमें किसी राज्य की शासन शक्ति कानूनी रूप से किसी विशेष वर्ग में नहीं बल्कि पूरे समुदाय के सदस्यों में निहित होती है। अब देखिए प्रोसिले के अनुसार प्रजातंत्र एक ऐसी सरकार है जिसमें सबका हिस्सा होता है। अब आगे देखिए, इस प्रकार लोकतंत्र सहमति पर आधारित सरकार का एक रूप है जिसमें जनता के लिए तथा जनता के द्वारा सरकार का निर्माण किया जाता है। अब देखिए लोकतंत्र में दबाव के समूह की भूमिका। तो देखिए पॉइंट नंबर 1 क्या है, दबाव समूह ऐसे संगठन हैं जो औपचारिक रूप से राजनीतिक प्रक्रिया में भाग नहीं लेते, न ही अपने उम्मीदवार खड़े करते हैं। इसके बजाय वे अपने सदस्यों के हितों की प्राप्ति के लिए राजनीति को प्रभावित करते हैं। उसके बाद देखिए आगे अगला पॉइंट, दबाव समूह आम जनता एवं सरकार के बीच एक कड़ी संचार का साधन के रूप में कार्य करते हैं तथा लोकतंत्र में व्यापक भागीदारी संभव बनाते हैं। अब आगे देखिए, दबाव समूह सामाजिक एकता के प्रतीक हैं क्योंकि ये व्यक्तियों के समान हितों की अभिव्यक्ति के लिए जनसाधारण और निर्णय लेने वालों के बीच अंतर का काम करते हैं, अंतर को कम करते हैं। इनके बीच अंतर को क्या करते हैं, कम करते हैं। अब देखिए आगे, अगर आपको ये क्वेश्चन नहीं आता तो आपको देखिए अथवा करके क्वेश्चन और दिया हुआ है कि भारत में सामाजिक परिवर्तन के कारणों एवं परिणामों की विवेचना कीजिए। इस पर भी आपको 8 नंबर मिलेगा अगर आप इसका उत्तर याद कर लेंगे बोर्ड एग्जाम के लिए। ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो देखिए अगला 29 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है कि सामाजिक आंदोलन का क्या अर्थ है, इसके प्रकारों की विवेचना कीजिए। ये क्वेश्चन भी 8 नंबर का है। तो देखिए उत्तर, सामाजिक आंदोलन एक प्रकार का सामाजिक क्रिया है जिसमें व्यक्तियों या संगठनों के विशाल अनौपचारिक समूह शामिल होते हैं जिनका ध्येय किसी विशिष्ट सामाजिक मुद्दे पर केंद्रित होता है। आगे देखिए, सामाजिक आंदोलन के कई प्रकार होते हैं, उन्हें निम्न प्रकार से वर्गीकृत किया जा सकता है। देखिए कैसे कि प्रतिदानात्मक अथवा रूपांतरण सामाजिक आंदोलन, सुधारवादी सामाजिक आंदोलन, क्रांतिकारी सामाजिक आंदोलन। प्रतिदानात्मक सामाजिक आंदोलन का लक्ष्य अपने व्यक्तिगत सदस्यों की व्यक्तिगत चेतना तथा गतिविधियों में परिवर्तन लाना होता है। उदाहरण स्वरूप केरल के इजहावा समुदाय के लोगों ने नारायण गुरु के नेतृत्व में इतनी अपनी सामाजिक प्रथाओं को बदला या कि अपनी सामाजिक प्रथा को चेंज कर दिया। आगे देखिए अगला पॉइंट, सुधारवादी सामाजिक आंदोलन वर्तमान सामाजिक तथा राजनीतिक विन्यास को धीमे प्रगतिशील चरणों द्वारा बदलने का प्रयास करता है। उदाहरण स्वरूप सूचना का अधिकार एवं भ्रष्टाचार के विरुद्ध अन्ना के नेतृत्व में आंदोलन। अब आगे देखिए इसी प्रकार से अगला पॉइंट है, क्रांतिकारी सामाजिक आंदोलन सामाजिक संबंधों के आमूल रूपांतरण का प्रयास करते हैं, प्रायः राज सत्ता पर अधिकार के द्वारा। उदाहरण स्वरूप रूस की बोलोशेविक क्रांति जिसने जार को अपदस्थ करके साम्यवादी की स्थापना की। इसी प्रकार से देखिए अगर आपको क्वेश्चन नहीं आता तो देखिए अथवा करके एक और दिया रहेगा, जनजातीय आंदोलन से आप क्या समझते हैं, सरकार द्वारा जनजातियों के हित में किए गए प्रयत्नों का उल्लेख कीजिए। तो दोस्तों जो क्वेश्चन का हमने आंसर बताया है वो क्वेश्चन भी और जो अथवा वाला क्वेश्चन बताया हमने, इस सभी क्वेश्चनों को आपको तैयार कर लेना है क्योंकि ये बोर्ड एग्जाम 2025 के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये लगभग हर बोर्ड एग्जाम में पूछे जाते हैं समाजशास्त्र के पेपर में। जो
24 में हुआ, 23 में हुआ, 25 में होगा, उसमें भी पूछे जाएंगे। तो उम्मीद है कि आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल पर नया है तो सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, क्योंकि बोर्ड एग्जाम के हर इंपॉर्टेंट टॉपिक का वीडियो आपको इस चैनल पर मिलता रहेगा। तो मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।